हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो चैप्टर आपके रहने वाले हैं, ये पूरे चैप्टर्स रहेंगे केमिस्ट्री के और सारे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से। तो पूरी किताब के आप लोग कह सकते हो कि पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पिछले 4 से 5 साल में आए हैं, पूरे एनालिसिस करके हमने आप लोग के लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने इसको पूरा देखा और जितने क्वेश्चन हमने बताए इतने आप लोगों ने नोट करे तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको डीपली समझाते हैं। तो देखिए, मेरा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो समपराशरी विलयन यानी जैसे नाम से समझो। देखो, अगर याद करोगे तो एक ना एक दिन इसको जरूर भूल जाओगे, इसको रटो ना। ठीक, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, समपराशरी, सम यानी समान, पराशरी, पराशरी से क्या आपके दिमाग में आ रहा है? पराशरी यानी पराशरण, एक तरह से दाब है ना, जिसमें समपराशरण दाब। ऐसा विलयन जिसमें जो पराशरण दाब है वो क्या हो? सम हो यानी समान हो। तो ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन आप लोग को लिख देनी है कि ऐसे विलयन जिनके पराशरण दाब समान ताप पर समान हो, समपराशरी विलयन कहलाते हैं। दो समपराशरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है, वहाँ पर हमने एक आप लोगों को टॉपिक समझाया था जिसका नाम था पराशरण दाब। वो बच्चों किस तरह से था, जैसे आपको पता होगा, ये बीच में आपकी जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली रखी हुई है और इधर दो तरह के विलयन भरे हुए हैं, एक इधर विलयन भरा है, एक इधर विलयन भरा है। तो इधर वाले की जो सांद्रता है वो क्या है? अधिक है। ठीक, इधर वाले की सांद्रता अधिक है और इधर वाले की सांद्रता कम है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ये बीच में रखी हुई है। तो इस झिल्ली का काम बच्चों केवल इतना होता है, इतना काम है इसका कि कम सांद्रता वाले यानी जो विलायक होता है, ध्यान देना, ये जो विलायक होंगे हमारे, इसकी सांद्रता कम होती है और विलय जो होगा इसकी सांद्रता होती है ज़्यादा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम केवल इतना होता है कि विलायक के कण तो भाई इधर से इधर जा सकते हैं, यानी विलायक के कण तो इधर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन विलय के कण इधर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो, अगर आपके अर्धपारगम्य झिल्ली आपसे पूछ ले, कभी कभी पूछ लेता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, तो वहाँ पर आप लोग बताओगे ऐसी झिल्ली जिसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का प्रसरण हो या फिर प्रसरण यानी वो ट्रांसफ़र हो। ठीक है, ऐसा झिल्ली या ऐसी व्यवस्था जिसमें कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर आकर्षित होता है, उसी को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परासरण हो रहा है, यानी कम सांद्रता वाले अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। तो यही होता है बच्चों समपराशरी विलयन। इसमें क्या होगा? दोनों ओर परासरण दाब समान लगेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब मोललता किसे कहते हैं। तो मोललता यानी कि मोललता को परिभाषित कीजिए। तो मोललता क्या होती है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, है ना। इसे m से व्यक्त करते हैं। तो भाई इसका ज़्यादा आपको अगर डीपली पढ़ना है तो हमने आपको इससे पहले वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। विलयन चैप्टर आपका पूरा हमने उसमें कंप्लीट करा दिया, एक तरह से बोल सकते हो विलयन चैप्टर का आपको वन शॉट उसमें देखने को मिलेगा। मोलरता, मोललता, मोलर प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवलंबन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, परासरण दाब, वन ठप गुणांक, वो सारे हमने उसमें आपके लिए कवर कर दिए हैं। बस न्यूमेरिकल पर वीडियो बच्चों आने वाला है बहुत जल्द। विलयन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं सब आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई नोटिफिकेशन कैसे आपके पास आएगा कि वीडियो आ चुकी है, आप देखोगे कैसे? ठीक है, चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मोललता इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन विलायक का भार आपको लिख देना है किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ध्यान देना, ग्राम में अगर लिखोगे तो मल्टीप्लाई 1000 लगेगा ऊपर, और अगर किलोग्राम में लिखोगे तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट इसका मात्रक हम लोग देखेंगे। मात्रक इसका होता है मोल प्रति किलोग्राम, है ना, ऊपर मोल प्रति यानी डिवाइड और किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब मोलरता को परिभाषित कीजिए। मोलरता क्या होती है? सेम आपको डिफिनेशन एज इट इज़ ऊपर वाली लिखनी है, बस जहाँ पर ऊपर 1 किलो था वहाँ पर यहाँ 1 लीटर हो जाएगा। बाकी पूरी डिफिनेशन आपकी यहाँ पर सेम रहने वाली है, जिसको आप लोग देख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर यहाँ पर आपको नीचे ml में कहीं मिल जाए देखने को तो आप यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दोगे, नहीं मिल रहा है तो आयतन लीटर में लिख देना और आपका इतना जो होगा आंसर वो परफेक्ट माना जाएगा। जितने भी नंबर का होगा वो आपको नंबर पूरे एग्जामिनर दे देगा। क्लियर है? तो ये 3 क्वेश्चन अभी हमने पढ़े, अभी तो शुरुआत हुई। अभी देखो आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस स्क्रीनशॉट लेते चलो अगर नोट नहीं कर रहे हो तो यार, क्योंकि आपको बाद में पेपर के टाइम आपको आसानी होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट आप लोग देखोगे
ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो ये क्या भैया नया नाटक है कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, ये क्या होता है? देखो ये कुछ नहीं होता है। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनपघट्य, ध्यान देना यहाँ पर दो नाम आए हैं, अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनपघट्य। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा क्या होता है अवाष्पशील विलेय और वैद्युत अनपघट्य। तो आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें हमने पूरा क्लियर बताया आपको। तो वैद्युत अनपघट्य बोलें या अवाष्पशील विलेय बोलें, ये ऐसे विलेय होते हैं जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाह नहीं होती है। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक, ग्लूकोज हो गया और आपका शर्करा हो गई, ये ऐसे विलयन होते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ठीक है, उनको बोलते हैं वैद्युत अनपघट्य। और वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जैसे NaCl, KOH, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो एक विलयन कैसे तैयार होता है, जैसे कि ये हमारा हमने जार लिया, इसमें हम ऊपर से क्या डालेंगे, विलेय, ठीक। पानी इसमें मान लो भरा हुआ है तो पानी हमारा हो जाएगा विलायक, ठीक। कई बार आप लोगों को ये चीज़ बता चुके हैं। विलेय और विलायक मिल के एक विलयन का निर्माण करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल समझना है, चीनी आप ऊपर से डाल लो, ये चीनी आपने डाली, पानी लिया है जग में, तो चीनी जो डाल लो वो विलेय, जो पानी लिया है वो विलायक, और जो शरबत बन के तैयार हो जाए बच्चों वो होगा मेरा विलयन। तो डिफिनेशन कह रही है किसी विलायक के 100 ग्रामों में, यानी विलायक अगर पहले से आपने 100 ग्राम ले रखा है, कितना ले रखा है, 100 ग्राम ले रखा है, किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनपघट्य, तो हम ऊपर से शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर क्या है हमारी, वैद्युत अनपघट्य है, कि 1 ग्राम अणु घोलने पर, ठीक, शक्कर आप 1 ग्राम डाल लो, यानी 100 ग्राम विलायक में 1 ग्राम आप लोग क्या कर रहे हो, विलेय मिला रहे हो, ठीक है, यानी कि शक्कर। तो उससे क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, यानी उसका जो क्वथनांक होगा वो कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, यानी जो हीट होगा, मतलब जो उसका प्रक्रिया जो हो रही होगी वो थोड़ी ना कुछ ना वृद्धि होगी ना। जब कुछ 100 ग्राम में 1 ग्राम मिला रहे हो तो ऐसे समझ लो 101 ग्राम हो जाएगा, कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वह उस विलायक का ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो ये बच्चों सबसे सरल तरीका था इसको याद करने का, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा 100 से, ठीक है। ये के को बना के आपस में इसके दोनों मुंह आपको यहाँ पर काट देने हैं, ये बन जाएगा कप्पा 100, यानी कि ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक। तो नेक्स्ट हमारा है कोलराउस का नियम। क्या कहता है कोलराउस का नियम, कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य, देखो यहाँ पर विद्युत अपघट्य का नाम लिया गया है, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा विलयन लिया जाएगा वो NaCl का लिया जाएगा, या फिर KCl का, या फिर KOH का, है ना, या H2SO4, मतलब ऐसा विलयन लोगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो ऐसा किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने HCl ले लिया, HCl भी वैद्युत अपघट्य है, आपको पता होगा, इसको तोड़ोगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोवाइड हो जाए। तो आप ध्यान से देखना, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता यानी इन्फिनाइट पर मोलर चालकता, ठीक, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के, यहाँ पर M लिख लो छोटा सा, कि मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक। मतलब किसी वैद्युत अपघट्य जो हमने लिया हुआ है कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया कोलराउस का नियम। ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई है जिसमें चारों नियम हमने निपटाए हैं, कोलराउस का, राउल्ट का, हेनरी का और हार्डी-सुलज़े का। तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना, उसमें मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे आप लोग जाओगे तो आपको वही वीडियो सबसे ज़्यादा चली हुई है, वही सबसे ज़्यादा बच्चों ने देखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी बताइए। स्पेसिफिक जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी, वो क्या होती है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अच्छा चालकता की डिफिनेशन अगर हम लोग पढ़ें तो क्या होगी, चालकता क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, बस खत्म। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम लोग बच्चों किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना, कप्पा से हम लोग डिनोट करते हैं विशिष्ट चालकता को, और कप्पा 100 से हम लोग करते हैं ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक को। क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लो, विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ। यहाँ पर ये बना हुआ है रो, ठीक, इस तरह से बना के ऐसे घुमा दिया गया है, इसको बोलते हैं रो, ठीक, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसका मात्रक इसका देख लोगे तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन हमारे बच्चों फिनिश होते हैं। देख लेते हैं इसी तरह से अपने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसी तरह से मेरा आ गया राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम बोलें या केवल राउल्ट का नियम बोलें बच्चों, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग हैं। तो देखो पहला मेरा क्या है यहाँ पर कि राउल्ट के नियम के अनुसार, यानी राउल्ट का नियम क्या कहता है हमारा कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, यानी किसी विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा, ठीक, यानी कमी होगी उसके वाष्प दाब में, अवनमन यानी कमी होगी, उसी को बच्चों विलय पदार्थ के मोल प्रभास के बराबर होगी। मतलब वो जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है वो मोलर प्रभास के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग पहले सबसे नंबर 1 पर तो देखते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इतना होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर होता है, लिखा हुआ है मोलर प्रभाज के। तो मोलर प्रभाज हमारा ये होता है N1 अपॉन N1 प्लस N2 या फिर Na प्लस NB, कुछ भी नाम दे दो। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर संकेत कौन कौन से यूज़ हुए हैं। P0 इज इक्वल टू हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब, PS हो जाएगा विलयन का वाष्प दाब, N1 है विलय के ग्राम अणुओं की संख्या और ये N2 है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा राउल्ट का नियम फिनिश हो गया। चलिए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो ये जो हमने पूरा बनाया हुआ है ना, बीच में न्यूमेरिकल भी आ गया, तो भाई ये पूरा मेरे 4 से 5 साल जो पिछले है उसकी एनालिसिस करके हमने ये आप लोग के लिए तैयार किया है। तो इसको देख लो क्वेश्चन कैसे होगा, जिसमें हमको मोलरता और नॉर्मलता दोनों फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें कौन सा वैद्युत अपघट्य दिया गया है, NaOH हमको दिया गया है ना। तो NaOH की हम लोग मोलरता कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, तो उसको नोट कर लिया। तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलों की संख्या की। मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणु भार। तो इसका भार कितना दिया हुआ है NaOH का, 40 ग्राम, वो लिख दिया। और इसका अणु भार निकाल लोगे NaOH का तो वो आ जाएगा बच्चों 40। ठीक, अणु भार जैसे निकलेगा, सोडियम का होता है ना 23 पॉइंट समथिंग, वो ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और एक हाइड्रोजन का, तो इस तरह से 40 आपके हो जाएंगे। तो ये काट दोगे 1 मोल, यानी मोलों की संख्या आ गई 1। तो यहाँ पर यानी कि NaOH की मोलों की संख्या पे हम लोग रखेंगे 1। तो देखो तो इसकी मोलरता हमने निकाली, ऊपर हो जाएगा 1, आयतन कितना है लीटर में, 500 ml दिया हुआ है, तो 500 ml और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा लीटर में हो जाएगा। तो हमने आयतन लीटर में रखा हुआ है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 10 आ जाएगा हमारा ऊपर, 10/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 मोल इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर नॉर्मलता की, तो NaOH की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी, क्योंकि इसका तुल्यांकी भार और अणु भार समान है। क्योंकि यानी जो क्वेश्चन में दिया गया है भार वो और इसका अणु भार दोनों क्या है, समान है। इस वजह से ऐसा इसी के साथ नहीं, अगर ऐसा किसी विलयन के साथ भी होता है तो वहाँ पर आप मोलरता और नॉर्मलता दोनों उसकी बराबर होंगी। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल अंश को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर चाहे मोल अंश हो या फिर हो मोलर प्रभाज, ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर चाहे हो मोल अंश या फिर हो मोलर प्रभाज, दोनों बच्चों क्या होगा, हमारा बराबर होता है। तो इसकी डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे x से व्यक्त करते हैं। नहीं समझ में आई डिफिनेशन, तो देखो इसमें क्या करना है हमको। करना सिंपल से इतना है, मान लो हमारा ये जार इस तरह से बना हुआ है, इसमें हमने विलय के 2 घटक मिलाए A और B, ठीक, पूरा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x, यानी कि पूरा विलयन। तो हमारा मोल प्रभाज केवल इतना कहता है कि जो विलय के हमने ऊपर से मोल मिलाए, घटक मिलाए हैं, तो घटक A, ठीक, यानी इसके मोलों की संख्या और घटक B के मोलों की संख्या, इनको ऐड करोगे, जैसे आपको A का निकालना है तो A अपॉन पूरा इसके अनुपात को हम लोग कहते हैं मोलर प्रभाज। यानी A अगर निकालना है तो A ऊपर और विलयन में उपस्थित विलय का एक घटक और उसमें उपस्थित सारे घटकों के योग के अनुपात को हम लोग मोलर प्रभाज कहते हैं। ध्यान से सुनो, किसी विलयन में उपस्थित विलय के एक घटक तथा उसमें उपस्थित सभी घटक, तो हमारे पास सभी मतलब A + B 2 ही हैं, तो दोनों के घटक के योग के अनुपात को उस विलयन का मोलर प्रभाज कहते हैं। इसको x से डिनोट करते हैं, इतना केवल कहा गया है। तो चलिए लिखते हैं इसका हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू इसकी कैसे लिखेंगे कि माना एक विलयन में विलय के Na मोल तथा विलायक के Nv मोल उपस्थित हैं। तो देखो
विलय के मोल कितने घुले हुए हैं, x से Na/Na+Nb। इसी तरह के विलय के मोल अंश हो जाएंगे Nv/Na+Nb। नीचे टोटल रहेगा। उसका देखिए नेक्स्ट हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत, देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रतिशत, तो परसेंटेज, यानी परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखना जिस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से द्रव्यमान भी अपनी परसेंटेज निकालता है। तो किसी विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन के प्रति 100 ग्राम, हम लोग भी 100 में से निकालते हैं, तो ये भी भैया 100 ग्राम में से ही परसेंटेज निकालेगा, उस अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो देखो अगर हम लोग माने हमारे 200 नंबर आए हैं हमारे किसी चीज़ में, मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों 200 नंबर हम लोग पाए हैं 300 में से, तो जितने टोटल होते हैं उतने हम लोग नीचे रखते हैं ना, और जितने पाए हुए होते हैं उतने ऊपर रखते हैं और उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, ऐसे ही निकालते हैं परसेंटेज। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर हमारे द्रव्यमान ने भी भैया अपनी परसेंटेज निकाल ली कि WA+W यानी टोटल कितने नंबर का पेपर था, पाया हुआ है वो WA नंबर और उसको मल्टीप्लाई करा दी उसने 100 से। तो इस तरह से ये हो गई हमारी द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर हुआ। तो यदि विलयन में अवयव A का द्रव्यमान WA तथा अवयव V का द्रव्यमान WB हो तो हमारा फॉर्मूला ये रहने वाला है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है आप लोगों ने, उसी तरह से ये मानक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु और आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि E0 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा हमने, किसी धातु की छड़ को, मान लेते हैं सोडियम धातु की छड़ हमने ली, उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में यानी किसी अदर सॉल्यूशन के, जैसे सोडियम की छड़ ले रहे हो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जैसे जिसकी आप छड़ ले रहे हो यानी Na यानी सोडियम की अगर आप छड़ ले रहे हो तो विलयन भी उसी का होना चाहिए। लेकिन मानक इलेक्ट्रोड विभव में ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप किसी अदर धातु की छड़ ले लो और उसको किसी भी मोलर धातु आयन सांद्रता की विलयन यानी Na की अगर छड़ ली है, सोडियम की छड़ ली है, तो उसको आप जिंक के, है ना, या फिर आप किसी जैसे H2SO4 है ना, इसकी विलयन में किसी विलयन में आप उसको डिप कराओगे, तो डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जैसे आप उसमें डिप कराओगे तो उस छड़ में और उस विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वही होगा यहाँ पर मेरा मानक इलेक्ट्रोड विभव और उसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे E0 से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रबल तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों को समझाइए। तो वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए, वो होंगे मेरे वैद्युत अपघट्य। इसमें भी भाई दो टाइप्स होते हैं, प्रबल एक दुर्बल। तो प्रबल क्या होते हैं, वे वैद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उनको हम लोग प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ऐसे विलयन जिनको हम लोग पानी के साथ हल्का सा मिक्स करें या फिर अदर किसी विलयन के साथ मिक्स करें और वो पूर्णतः आयनित हो जाए। यानी जैसे आपने NaCl का विलयन लिया आप लोगों ने, ठीक, यहाँ पर ऐसे NaCl लिखा हुआ, NaCl का आप लोगों ने विलयन लिया, उसमें आप क्या करोगे, हल्का सा पानी मिलाओ और पानी को भी वो अपने ही रंग में रंग ले। जैसे लाल रंग का पानी पड़ा हुआ है, उसमें आपने ऊपर सफ़ेद डाल दिया तो वो भी घुला मिला दो, घोल दो तो वो भी लाल हो जाएगा, है ना। इसी तरह से NaCl हमारा वैद्युत अपघट्य है, यानी इसमें धारा है जो मतलब वैद्युत करंट है, वो जो करंट है इलेक्ट्रिसिटी वो इसमें प्रोवाइड हो सकती है लेकिन पानी में नहीं हो सकती। तो पानी को आपने इसमें मिलाया तो इसने उसको भी अपने जैसा कर लिया, नहीं आओ तो हम दोनों मिलकर करंट को फ्लो करवाएंगे। तो ऐसे विलयन जो पूर्णतः आयनित हो जाए उनको प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl या फिर HCl। तो इसी तरह से दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हम लोग बात करें तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन होता है, यानी ये हल्का सा बहुत कम उनको आयनित कर पाते हैं, यहाँ तक कि अत्यधिक अदनता पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होते, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, NH4OH या फिर H2CO3। तो ये हुए प्रबल एंड दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। हमने बता चुके हैं अभी आपको, इससे पहले जब हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है, यानी सोडियम की अगर आप छड़ ले रहे हो और सोडियम यानी NaCl का ही उसमें विलयन है, तभी उसमें आप अगर डिप करा रहे हो रॉड को, तभी वो विलयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। यानी कि जब एक धातु को उसके अपने लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धातु के विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे ये सोडियम की छड़ आपने
एक लिक्विड आपने लिया NaCl और सोडियम की ही छड़ उसमें फ्लो करवा रहे हो, ठीक है, डिप करा रहे हो। ये नहीं कि Zn यानी ZnCl या फिर जिंक क्लोराइड का आप लोगों ने इसमें लिया विलियन और सोडियम की छड़ डिप करा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर जिंक क्लोराइड का विलियन है तो जिंक की छड़ आप लोग डिप कराओगे, सोडियम क्लोराइड का है तो सोडियम की छड़ आप लोग इसमें डुबोगे, तब इन छड़ के और इस विलियन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख के समझिए होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि Zn कॉपर यानी जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu को विस्थापित कर देता है, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है, क्यों? तो इसका इस तरह के क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान Cu से ऊपर होता है और यह जिंक Cu से अधिक सक्रिय है तथा CuSO4 में Cu को विस्थापित कर देगा। ऐसे समझ लो कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति अपने से नीचे वाले को प्रताड़ित करता है। जैसे कि आपकी कंपनी में होता है, किसी भी कि बॉस जो होता है वो भाई हमेशा अपने एम्प्लॉय को परेशान करता है, मैनेजर होता है वो हमेशा से अपने नीचे वालों को दबाता है, ठीक है, यानी कि जो मालिक होगा कंपनी का वो मैनेजर को दबाएगा और मैनेजर अपने काम करने वाले एम्प्लॉय को। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये जिंक जो है भाई वो ऊपर बैठा हुआ है कॉपर से, तो वो कॉपर की इज्जत नहीं करता है। इसीलिए देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है CuSO4 + Zn, इसमें कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ हम लोग जब रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक क्या होगा, Cu को यहाँ से हटा के बाहर फेंक देगा, ठीक है, यानी कि हंसते खेलते परिवार में इसने आग लगा दी। CuSO4 था, जिंक यानी बाहरी व्यक्ति आया, Cu को यहाँ से निकाल के फेंका, अपना बैठ गया ZnSO4 के साथ, यानी ZnSO4 बना लिया और Cu बेचारा मेरा अकेला रह गया। तो यहाँ देखोगे ZnSO4 साथ में आ गया SO4 के और Cu को बाहर भगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, क्यों? यानी जिंक और तांबे में से कोई एक है जो अम्लों के साथ रिएक्ट कराने पर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं करता, क्यों? कारण सहित बताना है। तो देखो इसका क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। यानी जो जिंक तीन है यहाँ पर, जिंक, हाइड्रोजन और कॉपर, जिसमें सबसे ऊपर कौन है, जिंक, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, ठीक, जिसके कारण एक जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक होगा, यानी जिंक ज़्यादा पावरफुल होगा और तांबा कम, ठीक। जिंक ये सबसे पावरफुल, फिर ये पावरफुल हाइड्रोजन, उसके बाद Cu पावरफुल। इसीलिए जिंक अम्लों से H2 को विस्थापित कर देता है परंतु तांबा नहीं कर पाता। तो बच्चों ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरी पूरी किताब के, यानी कि आपका केवल केमिस्ट्री फर्स्ट की हम लोग बात करें तो रिएक्शन वाला भी पोर्शन इसमें नहीं शामिल है। तो केमिस्ट्री फर्स्ट में जितने भी चैप्टर हैं 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर के हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे वो बता दिए। बाकी इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो बहुत जल्द हम इस पर पार्ट 2 बना देंगे। और उसमें रिएक्शन वाला हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये फिर जो इथर वगैरह है, फिनॉल है, ये सब आपका उसमें रहने वाला है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।